Okay, hello everyone. हेलो। ओके, लास्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे वर्क एनर्जी पावर। तो आज कुछ क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर पावर स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन थोड़े अलग से, मतलब थोड़ा जैसे तुम लोग क्वेश्चन देखो, जैसे पहला लेट्स से जिससे लेट्स से ये लेंथ, ये हाइट h है और ये लेंथ l है। अब यहाँ से एक इंक्लाइन सरफेस है, लेकिन वो कैसा भी है, मतलब ऐसा कुछ भी पाथ है, वो ऐसा स्मूथ सा नहीं है। इस पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन थोड़ा और मैं अच्छे से पढ़ देता हूँ। लेट्स से ऐसा है, मतलब एग्जैक्टली स्मूथ नहीं है, ऐसा ऊपर नीचे है। एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। हमारे पास यहाँ पे एक ब्लॉक है छोटा सा, इसका मास है m। अब इस ब्लॉक को हम लोग स्लोली ऊपर ले जा रहे हैं, स्लोली इस ब्लॉक को खींचते खींचते ऊपर ले जाएंगे और इस पर एक फोर्स F लगा के, और F जो है ना वो वैरी कर रहा है, F कांस्टेंट नहीं है, F वैरी कर रहा है। F is varying such that the block is moving with constant speed. The block is moving with constant speed. हमेशा ब्लॉक का स्पीड जो है ना वो कांस्टेंट है। तो बताना है ब्लॉक को पोजीशन A से पोजीशन B में ले जाने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा होगा, वर्क डन बाय द फोर्स। Find the work done by the force in moving the block from position A to position B. From position A to position B. क्वेश्चन रिपीट करना है, क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके, सो ट्राई करो सॉल्व करने का। जिनको नहीं आया बताना, मैं रिपीट कर दूंगा। एफ का डायरेक्शन भी कांस्टेंट नहीं है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं है, बस एफ बस ये इंश्योर कर रहा है कि एट एवरी इंस्टेंट ब्लॉक इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। नहीं खुशी, अगर फोर्स वर्क डन 0 करेगा तो ब्लॉक के पास पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर हो गया mgh? कहां से आया वो एनर्जी? पॉसिबल नहीं है ना वो 0। अच्छा, ये कांस्टेंट स्पीड से क्या सिग्निफाई हो रहा है? कांस्टेंट स्पीड क्या सिग्निफाई कर रहा है? F net is 0. Okay. At every instant, net force is 0 along the line of motion.
तो छोटा छोटा टुकड़ा करके देखो, इस छोटे से टुकड़े को ले लो यहाँ से यहाँ वाला, और इस पे देखो क्या बन रहा है, फिर उसको जनरलाइज करो। ओके चलो उस छोटे से टुकड़े का बात करते हैं। मतलब ये जो मैंने ब्लैक टुकड़ा बनाया ना छोटा सा, उस पर बात करते हैं। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट ये छोटा सा टुकड़ा है, उसको मैग्नीफाई करके बना रहा हूँ, लेट्स से वो एंगल थीटा बना रहा है, तो इस टुकड़े पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? नॉर्मल और mg। नॉर्मल और mg। तो mg का मैं दो कंपोनेंट लगा देता हूँ, एक mg साइन थीटा, एक mg कॉस थीटा। और कोई फोर्स? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर या नीचे? नीचे। नीचे कितना? न्यू नॉर्मल। म्यू mg cos थीटा मैक्सिमम लग रहा होगा, क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो मुझे जो आगे की ओर फोर्स लगाना पड़ेगा वो कितना लगाना पड़ेगा कांस्टेंट स्पीड से मूव कराने के लिए? जितना नीचे लग रहा है mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे दे रखा है कि मुझे स्लोली मूव कराना है, इसका मतलब जितना आगे फोर्स उतना पीछे फोर्स होना चाहिए, राइट? यस सर। और लेट्स से कि मैंने ये फोर्स लगाया, तो उसमें मेरा जो ब्लॉक है ना, उसने dr डिस्टेंस इधर मूव कर लिया। तो जो मैंने वर्क किया, लेट्स ये डिस्टेंस मैं dr मान रहा हूँ, तो जो वर्क हुआ इस फोर्स के कारण, दोनों में एंगल तो भी जीरो बन रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ वर्क डन इज एफ डी आर। दैट इज एफ को मैं लिख दिया mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा इंटू डी आर। अब डी आर को कुछ हम लोग लिख सकते हैं क्या? डी आर को हम लोग ऐसा लिख दें कि डी एक्स इन आई कैप प्लस डी वाई इन जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं कि x में dx का डिस्प्लेसमेंट हुआ लेट से, और y डायरेक्शन में dy का डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो मैं इसको लिख दिया mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा इंटू डी आर को मैं लिख दिया dx इन आई कैप प्लस dy इन जे कैप। ठीक है। अब फोर्स को कैसे लिखें? अब सोचो इसके आगे क्या करना है। tan theta is equal to dy by dx। tan थीटा इज इक्वल टू dy by dx, उससे क्या होगा? sin थीटा और cos थीटा को चेंज कर। करो, ट्राई करो क्या आ रहा है। या फिर एक काम करो, इससे ज्यादा आसान हो जाएगा दूसरा काम करना, इसको dr को ऐसे ही dr ही रहने दो। ठीक है। अब ये वाला पहला, ये वाला टर्म देखो क्या बन गया, mg इंटू डी आर साइन थीटा प्लस म्यू mg इंटू डी आर कॉस थीटा।
ये मेरा छोटा सा वर्क डन मिल गया, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में था, तो मैं डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। और टोटल वर्क के लिए मैं क्या करूं, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू, तो दैट इज इंटीग्रल ऑफ mg इंटू डी आर साइन थीटा प्लस इंटीग्रल ऑफ म्यू mg इंटू डी आर कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई करो, कैसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई? क्वेश्चन खत्म हो गया। ये वाला टर्म क्या बनेगा? mg कॉमन ले लो, mg बाहर निकाल लो क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रल ऑफ डी आर साइन थीटा देखो क्या है, इंटीग्रल ऑफ डी आर साइन थीटा क्या बनेगा इस एक्सप्रेशन में? dy। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े को तुम बेसिकली ये हाइट ऐड की है, ये टुकड़ा लेते तो ये हाइट करते हैं, ये हाइट ऐड करते हैं, ऐसे ऐसे ये होता है ना इंटीग्रल ऑफ डी आर साइन थीटा, ये सारे हाइट ऐड अप होते हैं। सही है निरंजन? तो क्या बनता है ये इंटीग्रल ऑफ डी आर साइन थीटा? h। स्मॉल एच बनता। यस। देखो यहाँ पर क्या है, जैसे मान लो ये टुकड़ा लिया, ये टुकड़ा लिया, ये टुकड़ा लिया, ये टुकड़ा लिया, तो यहाँ पर ये लेंथ बना डी आर साइन थीटा, यहाँ पे डी आर साइन थीटा ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इधर ये हुआ, फिर इस टुकड़ा में लेते तो ये होता है, इन सबको हम लोग एड अप करते हैं तो ये बन जाता है मेरा h, तो ये बन गया मेरा mgh प्लस सेकेंड वाले टर्म में हम लोग म्यू mg कॉस, नहीं खुशी एक म्यू भी है ना, सेकेंड वाले टर्म में म्यू mg कॉमन ले लो, इंटीग्रल ऑफ डी आर कॉस थीटा। अब जो डी आर कॉस थीटा क्या बन रहा है, ये वाला लेंथ, दिस इज डी आर कॉस थीटा, dx को हम लोग लिख सकते हैं, और ये सारे तुम एड अप करो सारे टुकड़े में, ये लेंथ, हाँ ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ एंड सो ऑन, तो ये कहाँ क्या एड अप हो जाएगा, L। यस सर। तो आंसर क्या आ जाएगा, mgh प्लस म्यू टाइम्स ऑफ mg, और डी आर कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपल सा था, थोड़ा सा बस ध्यान देना था। डन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ, जब हम लोग स्टेयर्स चढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स क्या होगा, या फिर मान लो तुम जंप कर रहे हो, यहाँ है, और ये आदमी जंप किया, ऊपर जंप किया, दोनों पैर एक साथ उठा के जंप किया, तो वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स क्या होगा इस केस में? ओके खुशी सही है, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, इसका मास m है, और ये इसका जो सेंटर है ना, सेंटर अपना ह्यूमन बॉडी का अराउंड बेली बटन होता है, तो उसका वो सेंटर जो है h हाइट तक राइज कर रहा है, तो वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स क्या होगा? निरंजन सही है। देवांगी नहीं, ये तुम लोग खुद से सोचना है।
नहीं श्रेया, आंसर इज नॉट MGH, प्लस माइनस MGH नहीं है, कुछ और है, ध्यान से सोचो। और एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि इसका जो ये लेग्स है ना, ये कैपिटल एच हाइट तक राइज करता है। लेग्स जो है वो कैपिटल एच हाइट तक राइज करता है। सही है श्रेया। ओके श्रेया, लॉजिक क्या है? अनम्यूट कर सकती हो। यस सर। हाँ सर क्यों? नॉर्मल वर्क डन बाय नॉर्मल है ना, और उसने जंप किया तो नॉर्मल 0 हो गया। लेकिन जब वो कांटेक्ट पे था उस टाइम तो नॉर्मल 0 नहीं था, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करोगी? खुशी, क्यों होगा 0? देखो, जब तक ये आदमी कांटेक्ट में है, जब तक ये आदमी इस इससे कांटेक्ट में है, तब तक हमारा जो फॉर्मूला है F.ds, तो जब तक कांटेक्ट में है पैर, उस टाइम तक मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 है। नॉर्मल लग रहा होगा, नॉर्मल होगा, बट डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो जब तक कांटेक्ट में है पैर फ्लोट पे, तब तक डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, तो वर्क डन 0 हुआ होगा। और जैसे ही आदमी जंप किया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, जैसे ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, नॉर्मल 0 है, राइट? तो वर्क डन क्या हो जाएगा? Yes, sir. तो दोनों केस में जब कांटेक्ट पे है तभी भी 0 है वर्क डन, और जैसे ही जंप कर गया वैसे भी 0 हो गया। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ऑफ मास 2 kg, इसको मैंने एक 5 kg के ऑब्जेक्ट पे रख दिया। ये ग्राउंड स्मूथ है। इसको मैं रखने के बाद लेट्स से 8 मीटर पर सेकंड का स्पीड दिया, और इसको 4 मीटर पर सेकंड का स्पीड दिया। इसके बाद क्या होगा? पहले तो मोशन बताओ। काफी 5 kg ऑब्जेक्ट ना काफी लंबा है, तो ऐसा नहीं होगा कि 2 kg उसमें से नीचे गिर जाएगा। ये सिचुएशन नहीं होने वाला है। तो सिचुएशन बताओ, उसके बाद क्या होगा? सिचुएशन क्या होगा पहले वो सोचो, फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, या फिर फाइंड द नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन। जब फाइनल सिचुएशन पहुंच जाएगा, रिलेटिव मोशन 0 हो जाएगा। सर 2 kg और 5 kg के बीच में फ्रिक्शन है ना? अच्छा हाँ, 2 kg और 5 kg के बीच में फ्रिक्शन है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए या नहीं चाहिए? चलो लेट्स से, चाहिए कि नहीं चाहिए? चलो लेट्स से ले लो, यहाँ पर 0.2 है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।
सिचुएशन क्या होगा उसके बाद? 2 kg ब्लॉक स्लो डाउन होगा या क्या होगा? वो स्लो डाउन होगा और 5 kg का स्पीड अप होगा। 5 kg का स्पीड अप होगा, ठीक है। कब तक? जब तक दोनों का सेम वेलोसिटी। जब तक दोनों का सेम वेलोसिटी होगा। तो नेटवर्क डन 0 होना चाहिए ना, क्योंकि आगे और पीछे लग रहा है। लेकिन 2 kg ब्लॉक 5 kg पे डिस्प्लेस होगा ना, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा और एक का कम होगा ना। अच्छा हाँ ओके। कितने लोग फ्रिक्शन म्यू एम जी लगाए, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हो और फिर फाइनल वेलोसिटी निकाल रहे हो? ऐसा कुछ कर रहे हो क्या? ओके श्रेया। और क्वेश्चन ध्यान से देखो श्रेया, क्वेश्चन ध्यान से देखो, सोचो एक बार। उतना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सही है देवांगी। पहला स्टेप सही है, दूसरा स्टेप क्या करोगी? तो यहाँ पर अगर पूछता ना मेरे से कि कितने टाइम तक स्लिप होगा, यहाँ पर एक्चुअली में हमको क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जरूरत भी नहीं है कि म्यू जो मैंने 0.2 वो मैंने एक्स्ट्रा दिया था, उसका काम भी नहीं है। अच्छा ये बताओ 2 kg वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन कितना लगेगा? टू केजी वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन बैकवर्ड और 5 kg वाले पे इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड इट विल बी म्यू एम जी, बट हमें जरूरत नहीं है। अब ये सोचो इन दोनों ब्लॉक को अगर तुम सिस्टम मानो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स है? इज देयर एनी एक्सटर्नल फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? नो। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेरा मोमेंटम कंजर्व होगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेरा इनिशियल मोमेंटम था 8 into 2 plus 5 into 4, that is 16 plus 20, that is 36 इनिशियल मोमेंटम था, यूनिट जो भी हो, केजी मीटर पर सेकेंड। और फाइनली क्या होगा, दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेगा विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसका वेलोसिटी v है, इसका भी वेलोसिटी v हो गया होगा, और फाइनल मोमेंटम इज
7v, और मोमेंटम अगर हम लोग कंजर्व करें तो मुझे v मिल जाएगा 7v इज इक्वल टू 36, और v आ गया 5.2 आएगा, 7 5 35 नहीं, 07 7 30 5.14 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब मुझे फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ा फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए। अब क्या करें? हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि इनिशियल एनर्जी जितना था दैट इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी प्लस लॉस। तो इनिशियल एनर्जी हमारे पास था, इनिशियल एनर्जी हाफ इंटू 2 का 8 है, 5 का 4 है, हाफ इंटू m इंटू प्लस हाफ इंटू 5 इंटू 4 स्क्वायर। फाइनल एनर्जी जो है दैट इज हाफ इंटू 7 इंटू वी स्क्वायर, वी इज 5.14, वी क्या था 36/5 था ना, तो 36/5 लिख देते हैं, 36/5 का होल स्क्वायर प्लस लॉस। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, ओके कैंसिल है, 36/7, 64 प्लस, यहाँ पे 36/7 है। अच्छा 36 36/7, ओके ओके ओके, 36/7, तो 64 प्लस 16 5 80 40 इक्वल टू हाफ इंटू 7 इंटू 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 अपॉन 7 इंटू 7 प्लस लॉस। तो ये लॉस आ गया 104 माइनस 648 अपॉन 7। और ये लॉस किसने कराया होगा? फ्रिक्शन ने। तो ये आ गया मेरा 728 माइनस 648 अपॉन 7। कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होता है? 36 का स्क्वायर क्या होता है? 35 का स्क्वायर होता है 1225, ठीक है। तो ये कितना आ गया 80/7 लॉस आ गया मेरा। दिस इज इजियर किस रहा। अच्छा अब यहाँ पर कल किसी का डाउट था मेरे पास, कल रात को कॉल किया था किसी ने, यार ये लॉस जो है, अब हम लोग राइट साइड में लिखना है तो पॉजिटिव लेना है या निगेटिव लेना है? यार लॉस, जब तुम लॉस के टर्म में लिख रहे हो ना, तो फिर तो ऐसा सोचो कि इनिशियल एनर्जी तुमने लिखा, ये जो होगा फाइनल एनर्जी, अगर लॉस हुआ है तो फाइनल एनर्जी कुछ कम हुआ होगा, उसमें तुमको कुछ क्वांटिटी ऐड करना पड़ेगा ना। तो लॉस जो हम लोग लिख रहे हैं वो पॉजिटिव टर्म लिख रहे हैं, और वही वर्क डन के टर्म में लिखेंगे तो निगेटिव लिखेंगे। अच्छा अब यहाँ पे क्वेश्चन तुमसे क्या क्या पूछ सकता है, कि ये भी पूछ सकता है कि 2 kg ब्लॉक 5 kg पे कितना स्लाइड किया, कैसे बताएंगे? कितना डिस्टेंस स्लाइड किया? बिना कुछ किए बता सकते हैं क्या? मतलब म्यू एम जी का मत यूज कर, बिना म्यू एम जी का यूज किए ये बता सकते हैं क्या 2 kg 5 kg पे कितना स्लाइड किया होगा? तो फिर म्यू एम जी का यूज करो, म्यू एम जी का यूज करके तो डायरेक्टली बता दोगे एक्सलेशन म्यू एम जी होगा, तुमको इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, तो तुम बता सकते हो कि कितना स्लाइड हुआ होगा, राइट? तो वो क्वेश्चन स्किप करते हैं, नेक्स्ट आते हैं। अच्छा इसी पे तुमसे एक क्वेश्चन एरोडोम में पूछा, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि मान लो ऐसा है, मतलब ये क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ। ये ब्लॉक है m मास का, इसको मैं h हाइट से छोड़ा, अब यहाँ तक एक स्मूथ सरफेस है
और उसके बाद बोला कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लैंक है। ये जैसे ही इससे उतरेगा इससे ये इस प्लैंक पे आ जाएगा। इस प्लैंक का मास दिया हुआ था कैपिटल M, और इस पर आ गया। और नीचे वाला जो सरफेस है दैट इज स्मूथ। ये वाला जो है दैट इज स्मूथ। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा था, इसका मास स्मॉल m है। क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि फाइनली किस वेलोसिटी से दोनों मूव करेगा, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछा था। यहाँ पर फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो क्या ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन सेम है? बस डिफरेंस क्या है कि इस केस में नीचे वाला ब्लॉक रेस्ट पे है और ऊपर वाले ब्लॉक का इनिशियल स्पीड इज √2gh। बाकी सब कुछ सेम है क्वेश्चन। फाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास एक ऐसा ग्रूव सा है। ग्रूव मतलब एक ट्यूब टाइप का, मान लो साइकिल का ट्यूब या ऐसा कुछ। इसका ये बॉटम है जहां पर मैंने एक स्प्रिंग लगा दिया। ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है। और यहाँ पर मैंने एक स्मॉल मास m यहाँ लगा दिया। स्प्रिंग कांस्टेंट इज k। फाइंड, अब देखो, अब जैसे ही मैं अभी नेचुरल लेंथ में है, स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ। इनिशियली स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ। अब मैंने इसको सिस्टम को छोड़ दिया। ये फिक्स्ड है, ये जो ट्यूब है दैट इज फिक्स्ड। ट्यूब मूव नहीं करेगा। पहला पार्ट है फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। एंड सेकेंड पार्ट, find the maximum compression of the spring. Find the maximum compression of the spring. एक बार ये बता दो, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था क्या? ऐसा स्प्रिंग है, इसका मास कितना होना चाहिए इस ब्लॉक का ताकि ये वाला ब्लॉक लिफ्ट अप हो जाए? ये क्वेश्चन डिस्कस किया था क्या? नो, ओके फाइन। रेडियस, हाँ रेडियस r है, स्प्रिंग कांस्टेंट के। बेसिकली इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब तुमको ये फाइंड करना है कि कौन से थीटा पे इक्विलिब्रियम होगा।
मैक्स कॉम्प्रेशन 2 mg/k। शायद थीटा 2 mg/k आ रहा है। श्रेया आई थिंक कॉस थीटा साइन थीटा कुछ तो आना चाहिए। ओके ओके इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? नेट फोर्स 0 उस पॉइंट पे। तो यहाँ पर एफबीटी बनाओ, इस ब्लॉक इस यहाँ पर लेट्स से ये पॉइंट मास है, उसका एफबीटी बनाओ। तो इस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है? अगर ये एंगल मैं थीटा ले रहा हूँ तो ये भी एंगल थीटा होगा। इधर mg लग रहा होगा, इस तरफ नॉर्मल लग रहा होगा। और कोई फोर्स? kx। ओके तो एक kx फोर्स किधर लगेगा? kx फोर्स क्या kx फोर्स नॉर्मल के परपेंडिकुलर लगेगा क्या? टेंजेंशियली? हाँ या ना? kx जो होगा क्या वो नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा? इस तरफ। और x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मतलब ये एंगल थीटा मैंने इक्विलिब्रियम वाला माना, तो मैं x को क्या लिख सकता हूँ? x को मैं लिख सकता हूँ r थीटा। थीटा इक्वल टू L/R होता है, ये लेंथ में L मान लिया या फिर x मान लिया, तो थीटा इक्वल टू x/r होता है। और x को मैं r थीटा लिख सकता हूँ, तो इधर की ओर फोर्स लगेगा k इंटू r थीटा। अब इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा कि mg का जो इधर वाला कंपोनेंट है दैट इज mg cos थीटा और के आर थीटा, ये दोनों बैलेंस कर रहा होगा। तो mg cos थीटा इज इक्वल टू के आर थीटा। यहाँ से तुम थीटा निकाल सकते हैं। और अगर तुमको x निकालना होता, मान लो कि कितना कॉम्प्रेशन होगा इक्विलिब्रियम पे, तो डायरेक्टली इसको kx लिखते हैं और हम लोग बोलते हैं kx इक्वल टू mg cos थीटा और थीटा की जगह पुट कर देते हैं x/r। तो ये बन जाता kx इज इक्वल टू mg cos x/r। इसको सॉल्व नहीं करते हैं, सॉल्व नहीं होगा हम लोग से। बेसिकली रिलेशन पूछेगा तुमसे।
सिमिलरिटी रिलेशन फाइंड करना है मैक्सिमम। ये समझ में आया हाँ या ना? आया नहीं आया? ओके, निरंजन को आया, बाकी ओके, देवांगी ठीक है, बाकी लोग आ रहा है, ऊपर से जा रहा है पूरा। सॉल्व क्यों नहीं कर सकते हैं यार? देखो यहाँ पर अपना जो है ना, एक कॉस थीटा भी आ रहा है, एक थीटा भी आ रहा है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? वहां पर भी जो ऊपर वाला रिलेशन आया है उसमें एक के एक्स भी है और एक कॉस एक्स बाई आर वाला भी टर्म है, तो यहाँ से हम लोग थीटा के लिए सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है हमारे लिए। अगर मान लो थीटा बहुत स्मॉल दिया हुआ है, फिर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि काफी छोटा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फिर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वैसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कुछ कुछ इक्वेशन होता है जिसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, जैसे जैसे कि अगर साइनोसोडल और एक्सपोनेंशियल दोनों फॉर्म बन रहा है एक साथ, तो उनको हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उनको हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। देखो अगर तुमको इसको सॉल्व करना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, अरे कोई आइडिया इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे मान लो ऐसा लाइन है, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? कर सकते हैं क्या हम लोग? एनी आइडिया? तो ऐसा इक्वेशन हम लोग मैथमेटिकली नहीं सॉल्व होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं, हम लोग इसको y मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसका हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, जो भी ग्राफ हुआ, लेट से ऐसा कुछ ग्राफ हुआ, और e टू द पावर x का हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, जहां इंटरसेक्ट किया दिस टू आर द सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन। मैथमेटिकली इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है निरंजन? तुमसे नहीं पूछेगा ऐसा इक्वेशन सॉल्व करने को कभी भी। ओके नेक्स्ट, फाइंड द मैक्सिमम कॉम्प्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। एक्स या थीटा किसी भी टर्म में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट कैसे लिखा जाए? अच्छा, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन के लिए क्या करेंगे हम लोग? क्या कंजर्व करना होगा? एनर्जी, राइट। तो फाइनली लेट्स से यहाँ पर आके रुकेगा, लेट्स से थीटा एंगल घूम के रुक गया, तो एक्सप्रेशन बता दो क्या आएगा?
क्या आएगा यहाँ पे? मान लो x का कॉम्प्रेशन हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे? जीरो पोटेंशियल लाइन कहाँ एज्यूम करें? जैसे मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ, नीचे वाले पोजीशन पे, ये वाले। तो इनिशियल एनर्जी था, ये वाला लेंथ बन जाएगा r sin थीटा। तो इनिशियली जब मैंने इसको छोड़ा तो एनर्जी था हाफ mv² वाला टर्म जीरो था इनिशियली, प्लस पोटेंशियल एनर्जी वाज mgr sin थीटा इज इक्वल्स टू हाफ kx², काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। सिंपल सा है। और अगर तुम x को r थीटा लिखना चाहो तो r थीटा लिख दो। अगेन ये इक्वेशन हम लोग पूरा ओवरऑल आगे तक नहीं सॉल्व कर सकते हैं, यहीं पे हम लोग को छोड़ना पड़ेगा। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? अब इसी में अगर तुमसे क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टल पोजीशन तुमसे यहाँ पर भी पूछ सकता है तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इक्विलिब्रियम और मैक्सिमम कॉम्प्रेशन दोनों बता दोगे? कोई दिक्कत? ओके ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। वो जो कर्व हमने पढ़ा था ना पोटेंशियल एनर्जी वाले पे, टाइम कितना हो रहा है? टाइम में 6 वो ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर उसके बाद स्विच मूव करते हैं पावर पे। क्वेश्चन इज पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ है a अपॉन x टू द पावर 12 माइनस b अपॉन x टू द पावर 6। तो बताना है कहां पर सिस्टम स्टेबल होगा। फाइंड द लोकेशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। फाइंड द लोकेशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। खुशी u इज पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग हर जगह u से रिप्रेजेंट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को, और v से पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल अभी तुम लोग नहीं पढ़े हो।
जल्दी से, ये क्वेश्चन सिंपल है। कितना आया? कैसे करेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए? क्या हम लोग डिस्कस किए थे ना ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, मैक्सिमा मिनिमा, राइट? हमने पढ़ा था कि फोर्स जो होगा वो माइनस du/dx होता है, और फॉर इक्विलिब्रियम फोर्स को मुझे 0 करना पड़ेगा। तो इसको डिफरेंशिएट करो, तो ये बेसिकली लिखा हुआ है a इंटू एक्स टू द पावर -12, तो ये आएगा -12 a x टू द पावर -13 माइनस माइनस प्लस, ये b x टू द पावर -6 है, तो वो 6 x टू द पावर -7 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज 12 टू द पावर 12a अपॉन x टू द पावर 13 इक्वल टू, एक b छूट गया ना, 6b अपॉन x टू द पावर 7। तो यहाँ से आएगा 12, अगर x इक्वल टू 0 वाला केस मैं अभी एलिमिनेट कर रहा हूँ कि लेट्स से कि x इज नॉट इक्वल टू 0, तो 12a अपॉन x टू द पावर 6 इज इक्वल टू 6b। फाइन। और यहां से मुझे एक वैल्यू आया x इज इक्वल टू 12a अपॉन 6b टू द पावर 1/6। अब कैसे चेक किया जाए कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल? तो एक बार हम लोग d2u/dx² निकाल लेंगे। अगर वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, उस पर हम लोग मैक्सिमम मिनिमा डिटरमाइन करते हैं, ये हमने देखा था। तो अगर पॉजिटिव आया तो क्या होता है? मिनिमा। निगेटिव आया तो मैक्सिमा। एक बार चेक कर लेना। वैसे जनरली जब क्वेश्चन में पूछता है ना कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम निकालो, तो तुम्हारा जो आता है ये वैल्यू स्टेबल का ही आता है। तो अगर तुम नहीं भी निकालो तो चलेगा एग्जाम में। डन। नेक्स्ट हेडिंग दो, पावर। पावर क्या होता है? पावर को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? पावर इज पावर को कैसे डिफाइन किया गया? रेट ऑफ डूइंग वर्क। जिस रेट से हम लोग वर्क कर रहे हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। यस खुशी। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है निरंजन।
रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम लोग पावर बोल सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज कॉल्ड पावर। और हम लोग डिफाइन करते हैं अगेन यहाँ पर, जैसे हम लोग एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड का बात किए थे, सिमिलरली यहाँ पर हम लोग डिफाइन करते हैं एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज पावर होता है टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। जैसे हम लोग एवरेज स्पीड डिफाइन किए थे। यूनिट क्या होगा पावर का? यूनिट ऑफ पावर जूल पर सेकेंड, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं श्रेया? वॉट। यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड और उसको हम लोग बोलेंगे वॉट, क्योंकि वर्क डन वाला का यूनिट हो गया जूल और टाइम का यूनिट हो गया सेकेंड, और इसका नया नाम है वॉट। सिमिलरली हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या डिफाइन किए थे, वैसे यहाँ पर हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या है। मतलब हो सकता है ना कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग रेट से वर्क किया जा रहा हो, तो अगर मैं उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में बात करूं तो फिर हम लोग इसको लिख देते हैं डी डब्ल्यू बाई डी टी। ठीक है, ये होता है मेरा इंस्टेंटेनियस पावर। और इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर के टर्म में डीई बाई डी टी। अब देखो वर्क डन क्या था, डी डब्ल्यू को हम लोग लिख सकते हैं एफ डॉट डी एक्स बाई डी टी, तो ये बन जाएगा एफ डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया? वी। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। हाँ निंजन, ये बन जाएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और एंड वेलोसिटी, एफ डॉट वी, डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, एक और यूनिट होता है पावर का, हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वॉट। ठीक है, 746 अराउंड। ओके ठीक है, हम लोग 746 याद रखेंगे तो अपना काम चल जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं अनदर यूनिट ऑफ पावर इज, another unit of power, unit of power, this is horsepower, HP, and 1 horsepower is 746 watt. और हम लोग एक पिछले वाले के हिसाब से हम लोग ऐसा लिखे थे पावर इज डी डब्ल्यू बाई डी टी। ये हम लोग का था इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी इंस्टेंटेनियस इनटू डी टी, और दिस इंप्लाइज दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो तो ये मुझे टोटल वर्क डन मिल जाएगा, दैट इज इंटीग्रल ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इनटू dt। और इस एक्सप्रेशन से हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर मुझे पीटी कर्व दिया हो, पावर टाइम कर्व दिया हुआ हो, तो हम लोग बोल सकते हैं वर्क डन इज इक्वल्स टू एरिया अंडर पावर टाइम
कर्व आया ना? और एक और स्टेटमेंट हम लोग दे सकते हैं कि जितना मैंने वर्क किया, ओके, अगर मेरा कोई भी डिसिपेटिव फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम लोग एक और स्टेटमेंट दे सकते हैं। यस खुशी, हाँ, यहाँ एक और यहाँ से टर्म दे सकते हैं। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं पावर इज स्लोप ऑफ वर्क टाइम कर्व, वर्क टाइम कर्व। और एक और स्टेटमेंट हम लोग दे सकते हैं, इन एब्सेंस ऑफ एनी डिसिपेटिव फोर्स, इन एब्सेंस ऑफ डिसिपेटिव फोर्स, जो हम लोग का वर्क डन होगा वो क्या करेगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज आल्सो इक्वल टू एरिया अंडर पावर टाइम कर्व। जितना मैंने वर्क किया वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होगा। डन? डिसिपेटिव फोर्स मतलब फ्रिक्शन, ये सब जो एनर्जी लॉस करा रहा है उसको हम लोग डिसिपेटिव फोर्स बोलते हैं, जो भी एनर्जी लॉस कराएगा उसको। ओके ओके। क्वेश्चन, हमारे पास एक मोटर पंप है, लेट्स से ये एक मोटर पंप है, इसका पावर जो है दैट इज 1 किलोवाट रेटेड पावर एंड इफिशियंसी इज 80%। अब ये पंप जो है क्या कर रहा है, कुछ लेट्स से यहाँ पर ये हाइट लेट्स से 10 मीटर नीचे यहाँ पे पानी है। अब यहाँ से पानी खींच करके वो ऊपर पहुंचा रहा है, तो बताना है कि ये कितने रेट से पानी खींच रहा होगा, पानी किस रेट से सप्लाई कर रहा होगा। बेसिकली कितना केजी पानी खींच रहा होगा पर सेकेंड, इस टाइप से तुमको बताना है। कितने लोगों का HCL में कंप्लीट हुआ? किसी ने होमवर्क नहीं भेजा यार? तुम लोग का होमवर्क ग्रुप बना हुआ है ना? मेडिकल का अलग से नहीं, मेडिकल का अलग से नहीं बना हुआ है।
ठीक है, तुम लोग का मेडिकल का होमवर्क ग्रुप मैं बनाता हूँ और वो भेजता हूँ, उसमें होमवर्क भेजना सबको। एट्टी kg पर सेकेंड। 80, खुशी 80 या 8? तो यहाँ पर पावर कितना है? पावर इज 1000 जूल पर सेकेंड, ये कंज्यूम कर रहा है। मतलब कहीं से मैंने इलेक्ट्रिसिटी दिया उसको, तो वो इलेक्ट्रिसिटी वो 1 किलोवाट, मतलब 1000 जूल जो है वो पर सेकेंड कंज्यूम कर रहा है। सही है देवांगी? ठीक ठीक है खुशी। तो 1000 जूल कंज्यूम कर रहा है, उसमें से 80% वो यूज कर रहा है, मतलब पर सेकेंड वो 800 जूल एनर्जी यूज कर रहा है। अब लेट से एम मास पर सेकेंड, एम मास खींच रहा है, तो एम, तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन इज एम जी एच, क्योंकि वो बस एच हाइट तक खींच रहा है। तो वर्क डन हो गया एम इंटू जी इंटू एच, और मैंने एम माना कि पर सेकेंड वर्क डन का मैं बात कर रहा हूँ। वर्क डन पर सेकेंड, ये मास भी पर सेकेंड का मैं बात कर रहा हूँ। तो ये आ गया 100 × m/s। ये कितना होना चाहिए? 800 के बराबर। और यहां से आ गया कि 8 kg/s मास खींच रहा है वो। ठीक है, 1 सेकेंड का बात कर लो एवरेज पावर का। डन। अच्छा, इसी का उल्टा क्वेश्चन होता, लेट से ऐसा क्वेश्चन होता, वो बस ध्यान दे देना एक बार, कभी कभी गलत हो जाता है। कि जैसे मान लो एच हाइट से खींच रहे हैं, 10 मीटर हाइट पे एक पंप से खींच रहे हैं, पंप से जो खींच के बाहर भेज रहे हैं, और रेट जो है वो 10 kg/s खींच रहे हैं। अगर इस पंप का इफिशियंसी 80% है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना देना पड़ेगा इस पंप को? इलेक्ट्रिकल पावर कितना सप्लाई करना पड़ रहा होगा? कितना आएगा?
यहाँ पर क्या आएगा आंसर? 800 वॉट। देवांगी बस यही गलती नहीं करना चाहिए था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया। सर क्वेश्चन क्या था? मैं बाहर निकल गई थी। क्वेश्चन है कि अगर मैं यहाँ से जो अपना क्वेश्चन पिछला वाला था ना, सेम वही है कि मैं पानी को खींच रहा हूँ एट रेट ऑफ 10 kg पर सेकेंड, ठीक है, और इस पंप का एफिशिएंसी 80%, 10 मीटर की हाइट पे खींच रहा हूँ। तो मुझे बताना है कि इलेक्ट्रिकल पावर मैं कितना सप्लाई कर रहा हूँ इस पंप को। नहीं श्रेया, देवांगी जो तुमने गलत किया है ना, ये जनरली सबसे गलत हो जाता है। तो हम लोग वर्क कितना कर रहे हैं, मान लो 1 सेकेंड का बात करो, तो वर्क डन कितना है? 10 kg लिफ्ट कर रहे हैं, mgh 1000 जूल मेरा वर्क डन हो रहा है। अब मान लो मैंने इसको p पावर दिया, तो 1 सेकेंड में मैंने इसको p जूल दिया लेट से, तो p जूल का ये कितना यूज कर रहा है? 80% यूज कर रहा है, और ये कितना है? 1000 है। सही है निरंजन? और दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 100/80 आएगा ना, दैट इज इंटू 5/4, तो ये आ जाएगा 1250, और तुम्हारा पावर आएगा 1250 वाट। ठीक है, तो ध्यान देना, रिवर्स है या सीधा है क्वेश्चन पूछा है? एफिशिएंसी हमेशा जितना हम लोग एनर्जी दे रहे हैं ना, उस पे हम लोग डिफाइन करते हैं। एफिशिएंसी ऑलवेज वहीं पे डिफाइन किया गया है कि वर्क डन अपॉन एनर्जी सप्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक विंडमिल है, ये घूम रहा है, और लेट्स से ये सारे ब्लेड जनरली इक्वल होते हैं, तो ब्लेड का लेंथ का मुझे जरूरत नहीं है, बट लेट्स से अगर तुमको जरूरत पड़ रहा है तो उसका लेंथ r मान लेना, और सारे ब्लेड्स आइडेंटिकल हैं। यहां से एयर ब्लो कर रहा है हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड v, हॉरिजॉन्टली। अब ये विंडमिल जो होगा वो क्या करेगा? उस एयर को इंटरसेप्ट करेगा, और उस एयर का जो काइनेटिक एनर्जी है उसको वो कन्वर्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ ए टरबाइन। यहाँ पे टरबाइन लगा हुआ है, लेट्स से टरबाइन का एफिशिएंसी 100% है। उस टरबाइन के थ्रू वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है उसको, ठीक है। अगर इसका वेलोसिटी v है विंड का, तो इलेक्ट्रिकल पावर will be electrical power will be proportional to will be proportional to option A v square v cube v to the power 3/2। जितना भी एयर का काइनेटिक एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ओके 009 गलत है, ये ऑब्वियस आंसर है बट ये गलत है।
एक आंसर है v to the power 3/2। कैसे रिमझिम? v स्क्वायर तो समझ गया तुमने, काइनेटिक एनर्जी को उसमें कन्वर्ट कर दिया होगा। रिमझिम तुम्हारा कैसा है v to the power 3/2? सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से करो, हो जाएगा। देवांगी कैसे? सही है देवांगी, कैसे? नहीं, अच्छा इसका साइड व्यू बनाओ। मतलब अगर तुम साइड, इस साइड से देखो तो तुमको कैसा दिख रहा होगा, विंड कैसा दिख रहा होगा, एयर कैसा आ रहा होगा, वो सब चीज देखो एक बार, तो तुमको फील आ जाएगा। और 1 सेकेंड का बात करो कि 1 सेकेंड में कितना एयर अंदर जाएगा। चलो देखते हैं। लेट्स से ये मेरा विंडमिल का था, तो विंडमिल कुछ ए एरिया के एयर को इंटरसेप्ट कर रहा होगा। जो इसका ब्लेड्स है, वो इतना जो एरिया आ रहा है, इसको इस एरिया के विंड को इंटरसेप्ट कर रहा होगा। तो मैं इसको ए माना, इसका एरिया, और स्पीड है v। तो 1 सेकेंड में जो यहां से यहां तक वाले विंड होंगे, इतने विंडी इतने इतने विंड ही उसके ब्लेड्स को क्रॉस करेंगे ना, जिसका डिस्टेंस v होगा यहां से। हाँ या ना? राइट या नहीं? हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ एयर इंटरसेप्टेड, वॉल्यूम ऑफ एयर इंटरसेप्टेड पर सेकेंड, ये जो होगा वो a इंटू वी होगा, ऐसा लिख सकते हैं क्या? चलो डेटा के टर्म में देखते हैं। अगर मान लो विंड 2 मीटर पर सेकेंड से आ रहा होगा, तो जो विंड यहां से 2 मीटर तक होगा, वही यहां तक पहुंचेगा 1 सेकेंड में। जो यहाँ से 5 मीटर या 2.1 मीटर पर होगा, वो तो यहीं तक आएगा ना, वो तो क्रॉस नहीं करेगा। तो बस जो v डिस्टेंस तक होगा, वही 1 मीटर में क्रॉस करेगा, 1 सेकेंड में क्रॉस करेगा उसके फैंस को। हाँ या ना? यहाँ तक क्लियर हो रहा है या नहीं? यस सर। तो अगर मुझे वॉल्यूम मिल गया, तो मैं मास कैसे निकाल सकता हूँ? मास ऑफ एयर इंटरसेप्टेड पर सेकेंड, दैट विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब मुझे मास मिल गया, मास मिल गया, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर वो क्या होगा, हाफ इंटू मास इंटू वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये आ गया हाफ रो ए वी क्यूब। तो इतना एनर्जी उसको मिल रहा है पर सेकेंड, ठीक है। तो और हम लोग एज्यूम कर रहे हैं 100% एफिशिएंसी,
तो जितना आया उतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तो आंसर क्या हो गया? V क्यूब। ये क्वेश्चन शायद एम्स में पूछा था 2008-9 में, ऐसा कुछ। क्वेश्चन इजी था। ओके, तो बस अपना इस चैप्टर में इतना ही है। चैप्टर खत्म हो गया। तुम लोग का टेस्ट है ना संडे को, मेडिकल यस वाला? सर। ठीक है, तो उसमें तो ये सब इंक्लूड हो ही जाएगा। और उसके बाद टेस्ट के बाद कभी TWT रखते हैं, वर्क एनर्जी पावर का। ओके, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? दिस टाइप क्वेश्चन वाज इन NCERT। ओके खुशी, तो फिर क्यों नहीं हुआ यार? अगर NCERT में कर ली थी तो। वॉल्यूम पार्ट नहीं समझा। ओके निरंजन, निरंजन ये देखो, जैसे ऐसा है ना, एक तो ब्लेड्स है, ठीक है, ये जैसा भी था, ये एक ब्लेड है, ये दो ब्लेड है, ये तीन ब्लेड है। तो पहले तो मैं फ्रंट व्यू बना रहा हूँ कि सामने से देख रहे हो, तो इतने एरिया जो होगा, इतना एरिया एयर इंटरसेप्ट होगा, राइट? इतना एयर इंटरसेप्ट होगा इतना एरिया का, Yes, sir. तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब मैं इसको ऐसा बना दिया, मतलब इसका मैं इधर साइड व्यू देख रहा हूँ, तो ये तुम्हारा विंडमिल है, और यहाँ से एयर ब्लो कर रहा है V स्पीड से। तो एक सेकेंड में हेलो कहाँ सर, से? अभी ये पायर स्क्वायर के वक्त लैग हो गया सर। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि ये पाई आर स्क्वायर तो ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। यस। अच्छा, अब सोचो एक सेकेंड में कितना एयर इसको इंटरसेप्ट करेगा। तो मान लो अगर 2 मीटर पर सेकेंड होता है स्पीड, तो जो एयर मॉलिक्यूल इस विंड से 2 मीटर से कम डिस्टेंस पर होता, वही सब इंटरसेप्ट करता, हाँ या ना? यस। जो मान लो ये वाला मॉलिक्यूल है, ये 3 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो क्या ये इंटरसेप्ट करता इन द नेक्स्ट 1 सेकेंड? नो सर। ठीक है, तो मैंने स्टेटमेंट दिया कि इन द नेक्स्ट 1 सेकेंड उतने ही एयर इसको इंटरसेप्ट करेंगे, उतने ही दूर के, जिसका लेंथ जो है वो V या उससे कम होगा। ये समझ में आया? हाँ सर। तो एरिया मुझे पता है, और मुझे डिस्टेंस पता चल गया कि इतने डिस्टेंस के एयर इंटरसेप्ट कर सकते हैं 1 सेकेंड में, तो मुझे वॉल्यूम ऑफ एयर जो इंटरसेप्ट करेंगे वो मुझे पता चल गया। अभी ठीक है? यस सर। हाँ समझा सर। तो ठीक है, आज की क्लास में और किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, तुम लोग आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे। तुम लोग ये बताओ HCl में कब तक होमवर्क हो जाएगा? HCl में और बुकलेट मेडिकल वाला। नेक्स्ट क्लास अपना वेंसडे को होगा ना? हाँ, वेंसडे के पहले हो जाएगा। ओके, 2-3 दिन HCl में वेंसडे तक। और बुकलेट ट्राई करो कि तुम्हारा टेस्ट के पहले हो जाए, बिफोर टेस्ट, ठीक है? ओके देवांगी, तो ट्राई करो वो सारे। देवांगी, नेक्स्ट लास्ट 15 क्वेश्चन ना तुम 5-6 मिनट्स पर क्वेश्चन दे सकती हो,
10 तक दे सकती हो, तो 15 10 या 150 मिनट्स मैक्स। लास्ट 15 क्वेश्चन थोड़े अच्छे होते हैं। हाँ देवांगी, थोड़े डिफिकल्ट हैं। अगर दिक्कत होगा तो हम लोग वेडनेसडे को डिस्कस करते हैं सारे क्वेश्चन, जो भी प्रॉब्लम होगा वो। और कोई डाउट नहीं होगा तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं वेडनेसडे को। नेक्स्ट चैप्टर विल बी सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट?